चलो, पिछले क्लास में जो कुछ भी हम लोग पढ़े थे उसमें कोई डाउट था नहीं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स, है ना, कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं की फीचर्स। फीचर्स के जगह पर यदि कहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दे तो दोनों बात क्या होगा, सेम होगा। दोनों अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। फीचर्स बोले या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, है ना, या फिर एडवांटेज बोले, सब कुछ एक ही चीज है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स, आखिर इसमें क्या क्या विशेषता है ना। चलो समझो अब जरा ध्यान से। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। बैकग्राउंड का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि अंग्रेज भारत में लगभग 200 साल राज किए, लगभग 200 साल, है ना। 200 साल पूरा का पूरा उन्होंने भारत को एकदम निचोड़ दिया। मतलब कि जितना कुछ यहाँ से वो लूट सकते थे वो सब कुछ वो लोग लूट के वहां पे गए, अपना देश वापस चले गए लूट के। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था इंडिया में, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना, है ना, ये इंडिया में सबसे ज्यादा शुरू हो चुका था इस टाइम से, 1900 में, है ना। हालांकि अंग्रेज इसके पहले भी थे हमारे भारत में, लेकिन ये ऐसा डेट है 1900 जहां से कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, है ना। 1900 से ये सारा कुछ बहुत ही ज्यादा जोर शोर से चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम भारत के लोग अपने आज़ादी को अब क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि अब हमको आज़ादी चाहिए। तो ये वो डेट है जहां से कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना बहुत ही ज्यादा शुरू हो चुका था। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इसके पहले आंदोलन नहीं होता था, क्या होता था, लेकिन बहुत ही कम, उतना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। बात समझ में आ गया। लेकिन जब इस समय का बात आया, 1900 का बात आया, और जब 1915 में गांधी जी खुद साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, तब तो और ज्यादा आगे बढ़ गया आंदोलन, है ना। इस समय पे आंदोलन बहुत ज्यादा ही चल रहा था। लेकिन जब महात्मा गांधी और आके इस आंदोलन में जुड़ गए, तब अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं। अब इतना कुछ होने के बाद अब भारत के लोगों को ये लग रहा था कि अब हमको आज़ादी चाहिए, अब हम घुटन का जिंदगी नहीं जी सकते हैं, अब हम अपना मालिक खुद बनेंगे, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। जैसे जैसे इन लोगों को समझ में आया, समझ आने लगा, ये लोग क्या करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करने लगे। कोई दिक्कत नहीं। तो 1946 में फाइनली 1946 में 1946 में इंडिया में इलेक्शन हुआ, इंडिया में इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में 300 लोग मेंबर बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। 1946 में इलेक्शन हुआ, और 1946 में इलेक्शन होने के बाद 1946 में इलेक्शन होने के बाद 300 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बन गया, मेंबर बन गया। अब सवाल है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। जैसे आज हमारे इंडिया में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी प्रकार से हमारा उस समय था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज भी हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब 1946 में जाकर वो सारे के सारे क्या हो गए, 300 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बन गए, मेंबर बन गए। अब इनके ऊपर ये जिम्मेदारी था कि भारत का संविधान किस प्रकार से लिखा जाए, और इसी 300 मेंबर में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, और भी बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हमारे थे। ठीक है, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गया क्या,
कि किस प्रकार से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेटी बैठाया गया था उसका हेड बने कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जा रहा था उसका हेड बन गए कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हेड बना दिया गया कि आप इसको लीड कीजिए, है ना, इस आगे लेके चलिए इसको। अब जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय पे बहुत सारा प्रॉब्लम भारत के लोगों को देखने को मिला, मेनली उन लोगों को जो कि ये संविधान लिखने वाले थे, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उस समय पे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुसलमान में नफरत फैला हुआ था। जिस समय देखो ये बात जरा देखो ध्यान से, 1946 में ये ऐसा डेट था जहां से कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का उस समय पे बंटवारा हो रहा था, जिसके कारण उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद देखने को मिला था। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये कि चूंकि बंटवारा हो रहा है तो ये मालूम नहीं था कि कौन सा स्टेट पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा स्टेट इंडिया में ही रह जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, यदि ये कंफर्म ही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए तो कहाँ तक के एरिया पे लागू होगा, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो उस समय पे हमको ये नहीं मालूम था कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा एरिया इंडिया में रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा दिनों के बाद ये हमको मालूम चल गया, एक बॉर्डर लाइन खींच दिया गया कि इधर से इधर पाकिस्तान और इधर से इधर इंडिया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि एरिया डिफाइन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था लैंग्वेज का, कल्चर का, रिलीजियन का। ध्यान से सुनना, इंडिया में उस समय पे और आज भी हर एक जगह के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। जैसे बिहार में आपको दो तीन लैंग्वेज मिल जाएगा, मगही मिल जाएगा, फिर से भोजपुरी मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, है ना, मैथिली भी मिल जाएगा, आपको बहुत तरह का मिल जाएगा। साउथ इंडिया में चले जाओ, इंग्लिश मिल जाएगा, तमिल मिल जाएगा, कन्नड़ मिल जाएगा। पंजाब वेस्ट साइड में चले जाओ, राजस्थानी मिल जाएगा, पंजाबी मिल जाएगा। मतलब कि कंट्री एक ही है, लैंग्वेज बहुत अलग अलग है। तो प्रॉब्लम ये भी था कि आखिर संविधान लिखे तो लिखे कैसे, किस लैंग्वेज में लिखे, कैसे लिखे, क्योंकि हर एक तरह का लोग हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद हर एक तरह के रिलीजन के भी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत तरह के लोग थे, है ना। तो ये प्रॉब्लम था इनके सामने कि आखिर लिखा कैसे जाए, किनके डिमांड को इसमें रखा जाए ध्यान। जिससे देखो, मान लो यदि हिंदू को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखता तो हिंदुओं का केवल बात होता, मुसलमानों का बात नहीं हो पाता, है ना। तो ये समस्या था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे इंसान थे, उसके साथ साथ और भी बहुत विद्वान लोग थे जो कि भारत के संविधान को लिखने में अपना हाथ बटा रहे थे। उनको ये समझ में आया था कि इंडिया जो है बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स कंट्री है, बहुत ही यहाँ पे अलग अलग तरीके का हमको लोग, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग समस्या देखने को मिल रहा है और पता नहीं भविष्य में और क्या मिलेगा, है ना। तो इन लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे कि संविधान भी लिख पूरा हो गया और एक और चीज़ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का दंगा फसाद देखने को नहीं मिला। और ये संविधान जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हिस्सा बन गया कंट्री का जिसके ऊपर पूरा कंट्री ही चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जो भी हमारे संविधान को लिखने वाले लोग थे उनको ये समझ था कि आने वाले समय में भारत में बहुत ही प्रकार का समस्या आ सकता है, तो उन लोगों ने एक ऐसा संविधान लिखा जिससे कि भविष्य में कोई भी झंझट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले, है ना। और आज जो हमारा संविधान है इसमें बहुत बार बदलाव भी किया गया है, बहुत बार कुछ जोड़ा गया है, बहुत बार कुछ हटाया भी गया है, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे हमारा जरूरत बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ वहाँ पे जुड़ते गए, हटते गए, है ना। तो संविधान का यहाँ पे हम लोगों को ये मालूम चल गया कि संविधान को लिखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, है ना। बहुत सारे समस्याओं को भी देखना पड़ा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, दंगा फसाद हो रहा था, पहला ये प्रॉब्लम था। दूसरा ये कि कौन सा स्टेट इधर आएगा, कौन सा स्टेट उधर जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम था। लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं यहाँ पे लोग, सबका रिलीजन अलग अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है, किस प्रकार से आखिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। लेकिन बहुत जगह घूमते घूमते हर बार सोचते विचारते, देखो सोचते विचारते इस नतीजे पे पहुंचा गया कि
मतलब एक ऐसा संविधान बनाया गया कि हर एक किसी के नीड को, हर एक किसी के ज़रूरत को उसमें ध्यान में रखा गया। कोई दिक्कत नहीं। लगभग भारत के संविधान को लिखने में लगभग 3 साल के टाइम को दिया गया है। बात समझ गए? यानी कि भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, वो जो एक बुक है उसको लिखने में 3 साल लग गया, जबकि इतना सारा मेंबर उसमें लगा हुआ है 300। सब कोई अपना अपना आइडिया दे रहा है कि ये लिखिए, वो लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए, और इन सब में से जो कॉमन लगा, जो अच्छा लगा, वो इसको इसमें लिख दिया गया और वही हमारा बन गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रहेगा कि ये 300 मेंबर 1946 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बन गए। आज हम लोग जिसको जानते हैं लोकसभा राज्यसभा के नाम से, हम लोग आज उनको मेनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आज मेनली हम लोग उसको क्या कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट्री हाउस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यदि उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कह दे तो कोई गलत बात नहीं होगा। बस समझ में आ गया। चलो, ये हो गया हमारा कुछ बेसिक सा चीज। अब समझते हैं कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला जो फीचर्स है, सबसे पहला फीचर्स वो है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, समझते हैं इसको। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री में एक ही टाइप के गवर्नमेंट नहीं होंगे। जैसे गवर्नमेंट 3 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं। तो जिस समय पे हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें सबसे पहला जो फीचर्स लिखा गया वो लिखा गया फेडरलिज्म का। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। हालांकि सबसे पहले हमारे इंडिया में 2 ही गवर्नमेंट थे, 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे। पहला था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। बाद में इसमें जोड़ दिया गया लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपना नियम बनाएगा वो पूरे के पूरे इंडिया पे लागू होगा। कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपना नियम बनाएगा वो पूरा का पूरा इंडिया पे लागू होगा, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट जो अपना नियम बनाएगा वो केवल एक स्टेट पे लागू होगा। फॉर एग्जांपल मान लो बिहार गवर्नमेंट यदि कुछ नियम बनाता है तो वो केवल बिहार पे लागू होगा। झारखंड गवर्नमेंट यदि कुछ नियम बनाता है तो वो झारखंड के लागू होगा। और लोकल गवर्नमेंट मेनली अपना कोई नियम कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट हमारा आता किस में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ये अब सवाल ये है कि लोकल गवर्नमेंट आखिर बनाया क्यों गया। देखो, इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आज लगभग इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है ना। अब इतने लोगों के प्रॉब्लम को हैंडल कर पाना इन दोनों गवर्नमेंट के बस का बात नहीं है। अब जैसे मान लो गांव में होता है ना कि कोई आदमी दूसरे आदमी का मुर्गी चुरा लिया, बकरी चुरा लिया, है ना, लोटा चुरा के भाग गया, है ना, उसके बच्चा का सिर फोड़ के भाग गया, तो इसका फैसला कौन सुनाएगा? इसका फैसला कौन सुनाएगा? मुखिया सुनाएगा, सरपंच सुनाएगा, वार्ड सुनाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा ये सब कहाँ पे आता है, हमारा लोकल गवर्नमेंट में आता है। यानी कि छोटा मोटा जो इशू है वो हमारा लोकल गवर्नमेंट में आ जाएगा। उससे बड़ा इशू जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि थाना हो गया, कोर्ट हो गया, ये सब हैंडल कर लेगा। और उससे भी बड़ा यदि हो गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज जो सबसे खास ये है, ये कि इन तीनों गवर्नमेंट के पास अपना राइट है अलग अलग नियम कानून बनाने का। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग नियम कानून बना सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि पूरे कंट्री पे लागू होगा। स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है जो कि केवल एक स्टेट पे लागू होगा। और चूंकि स्टेट पे लागू होगा और उस स्टेट के अंदर ही हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट, तो इस पे भी लागू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये अपना मेनली कोई नियम कानून नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है।
बात समझ में आ गया। लेकिन हाँ, ये छोटा मोटा अपना फैसला सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बार बार बहुत बार ऐसा केस होता है ना कि फलाना का लड़का फलाना की लड़की को लेके भाग गया, शादी कर लिया है ना, तो उस समय पे जो फैसला सुनाया जाता है वो मुखिया सरपंच सुनाते हैं, है ना, कि हाँ भाई दोनों अपने बिरादरी के हो तो दोनों आके आपस में आके मिल लो, दोनों का ब्याह शांति से करवा दो। तो ये सब चीज़ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो फेडरलिज्म का सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि इसमें 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तीनों का फंक्शन अलग अलग है, तीनों के पास राइट है कि वो अपना वो नियम बना सकता है। लेकिन हाँ, ये नहीं बना सकता है मेनली, ये केवल इसको स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगा उसको वो फॉलो करेगा। लेकिन हाँ, छोटा मोटा ये डिसीजन अपना ले सकता है, सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। अब चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जरा कोई हमको बताओ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि इंडिया में जो भी इंसान 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो चुका है वो वोट कर सकता है। बात समझ में आ गया। इसको चलो इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। दूसरा जो इसका फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो एक सबसे अच्छा टर्म यूज किया जाता है वो किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसको हम लोग शॉर्ट में राइट टू वोट भी कह सकते हैं। मतलब ये हो गया कि इंडिया में दूसरा फीचर्स कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि सरकार जो बनेगा वो कौन तय करेगा, हम, यानी कि कॉमन पीपल तय करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉमन पीपल में भी हर कोई नहीं, वो कर सकता है जिसका की उम्र 18 साल या 18 साल का ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं। उसको हम लोग टर्म देते हैं क्या, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब कोई पूछ दे कि बताओ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या है, तो ये एक इस प्रकार का सिस्टम है जहां पे कि यदि कोई आदमी इंडिया में 18 साल का पुड़ गया या फिर 18 साल के ज़्यादा का है तो वो वोट कर सकता है, वो अपने लीडर को चुन सकता है, इलेक्ट कर सकता है, और वही लीडर जाके बाद में क्या करेगा, सरकार बनाएगा, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपना बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। चलो इसी का दूसरा नाम क्या है, राइट टू वोट। हाँ एक और चीज़, अब मान लो कोई आदमी 18 साल का पुड़ गया, चाहे वो गरीब हो अमीर हो छोटा हो बड़ा हो, हर कोई वोट दे सकता है। उसके पास कितना संपत्ति है कितना प्रॉपर्टी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका रंग क्या है उसका जाति क्या है वो कैसा भाषा बोलता है उससे कोई लेन देन नहीं है। बस शर्त क्या है कि वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली बात भारत के लोग होना चाहिए वो। दूसरा ये कि उसका उम्र जो है वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, तब वो वोट कर सकता है, यानी कि अपने लीडर को चुन सकता है। और वही लीडर जाके बाद में क्या करेगा, गवर्नमेंट को बनाएगा और वही बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। चलो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था समझ में आ गया, इसमें कोई भी डाउट अब। चलो तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या था, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि जिसका उम्र 18 साल या 18 साल के ज़्यादा का हो गया हो वो अपना वोट दे सकता है, अपने लीडर को चुन सकता है। चलो तीसरा हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये हो गया कि हर पावर एक के हाथ में नहीं रहेगा। हमारे इंडिया यानी कि हमारे कंट्री में 3 लेवल है पावर का। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी। अब समझते हैं कि इन तीनों का फंक्शन क्या है ना। लेजिस्लेचर का काम होता है नियम कानून को बनाना, क्या, टू मेक
लॉज लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसका काम है रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना। अब बात ये है कि लेजिस्लेचर में आएगा कौन इंसान, वो इंसान आएगा जिसको कि हम लोग वोट देके जिता देंगे, जैसे हमारे नेताजी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सब क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन अपने कंट्री के लिए बनाएंगे, और वो सारे के सारे हमारे आते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। अब है उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन इंसान आएंगे, वो इंसान जो कि नियम कानून जो यहाँ पे बनाया गया है उसको फॉलो करवाएगा। फॉलो कौन करवाता है, पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस, फिर से डीएम, एसडीएम, एडीएम, बीडीओ, सीओ, है ना, आईएएस, आईपीएस, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव है। वो नियम कानून का पालन करवा रहे हैं। जैसे मान लो हमारे नेताजी नियम बना दिए कि अब बाइक पे जो भी चलेगा हेलमेट लगा के चलेगा, है ना, ये नियम तो बना दिए, लेकिन उसको पालन कौन करवाएगा, पुलिस करवाएगा। यदि आप हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो आपका चालान कटेगा, यानी कि फाइन आपको भरना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, नियम को लागू करवा रहे हैं, सबको फॉलो करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका काम क्या है, फॉलो करवाना, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको, टू जैसे ये अपना नियम उसको बता रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा सा टर्म बताओ क्या यूज कर सकते हैं। टू रेगुलेट, टू रेगुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि नियम कानून को लागू कौन करवाएगा, पालन कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। अब लेजिस्लेचर अपना नियम कानून बना दिया, उसको लागू ये करवा दिया एग्जीक्यूटिव। अब जो उसको नहीं मानेगा उसको सजा भी देने के लिए कोई होगा ना, तो वो होगा हमारा कोर्ट, यानी कि जुडिशियरी। तो इसमें हमारे कौन आ जाएंगे, कोर्ट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये कोर्ट करेगा क्या, पनिशमेंट देगा, क्या देगा, पनिशमेंट देगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। चलो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में ये नियम मान लो लागू हो गया कि यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे तो नियम ये है भी, मान लो यहाँ पे कोई क्या करेगा, कोई किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो खून कर दिया तो उसका पहले तो इन्वेस्टिगेट करेगा पुलिस ऑफिसर, क्या गलत था क्या सही था, उसके बाद जाके कोर्ट उसको फैसला सुनाएगा। बात समझ में आ गया। तो सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है, किसी के हाथ में एक पावर नहीं है, तीनों बटा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, ये हमारा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर हमेशा नियम कानून को बनाता है, ये पालन करवाता है, और जो पालन नहीं करता उसको सजा देता है जुडिशियरी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ये हो सकता था ना कि ये जो चाहे नियम कानून बना सकता है, ये जैसे चाहे वैसे पालन करवा सकता है, ये जो सजा चाहे वो दे सकता है, ऐसा हो सकता था ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसमें ये सिस्टम है कि ये एक तीनों का तीनों किसी के भी फंक्शन को चेक कर सकता है। बात समझ में आ गया। जैसे मान लो यदि कोर्ट में जज को लग रहा है कि ये अच्छे तरीके से पालन नहीं करवा रहा है, नियम कानून का पालन अच्छे तरीके से नहीं करवा रहा है, तो जज इसको फटकार लगा सकता है, डीएम को, आईपीएस को फटकार लगा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, हेलमेट बिना हर कोई बिना हेलमेट के ही चला रहा है बाइक, आप उस पर सख्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। तो मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब एक और चीज, यहाँ पे हमारे पास 3 गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इनको हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। और इनको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ऑर्गन क्या होता है, हमारे बॉडी का एक हिस्सा होता है,
जिसके बदौलत हम जिंदा हैं। उसी प्रकार से ये ऑर्गन है एक गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार को यदि चलाना है तो सरकार में ये तीनों चीज होना जरूरी है, नहीं तो सरकार मर जाएगा, मतलब कि गिर जाएगा, चल ही नहीं पाएगा, कंट्री अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया हमारा, इन तीनों को हम लोग कहेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इनको कहेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक और चीज, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में ये तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है। क्या लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कोई किसी के फंक्शन को चेक कर सकता है क्या? इसमें नहीं कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता है। जैसे देखो अभी चलो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार में अभी शराब बंद है, शराब पे पाबंदी लगा हुआ है, तो ये जो नियम लगाया होगा कौन लगाया होगा? नीतीश कुमार, यानी कि यहाँ को जो सीएम है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लगाया होगा। तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं पूछने जाएगा कि तुम बिहार में शराब बैन क्यों किए, नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया? स्टेट गवर्नमेंट को जो अपने स्टेट के लिए अच्छा लगेगा वो करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आके कुछ भी नहीं कह सकता है। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं कह सकता है, जो इसको अच्छा लगेगा वो अपना वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया है? उसी प्रकार से लोकल गवर्नमेंट जो करेगा, जो फैसला एक बार सुना दिया वो स्टेट गवर्नमेंट फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही हमारा लोकल गवर्नमेंट भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? मतलब कि ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें हर कोई दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है। मतलब कि ये हर किसी के काम में उंगली कर सकता है, ये उंगली नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग कहेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट और इनको हम लोग कहेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। उसके बाद चौथा है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमको ये राइट देता है कि आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। कुछ राइट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मतलब ये हो गया कि चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो है कुछ राइट दिया जाएगा, जैसे ही आप पैदा होंगे, जैसे ही आप जन्म लेंगे, वैसे ही आपको सारा का सारा राइट अधिकार मिलेगा, है ना। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। क्या है पहला? राइट टू इक्वालिटी। देख लो यहाँ पे सबसे पहला हो गया हमारा राइट टू इक्वालिटी। मतलब क्या हो गया कि हर कोई यहाँ पे इक्वल है, कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, सब कोई आपस में इक्वल है। इक्वल किस सेंस में? अच्छा हाँ, अब ऐसा नहीं समझ लेना कि वो अमीर हो गया या गरीब हो गया तो इक्वल कैसे हो गया, नहीं, गरीब अमीर के सेंस में नहीं, वो तो अपने दम पे वो बन गया, मेहनत किया बेचारा बन गया अमीर। लेकिन यहाँ पे हर कोई इक्वल है। किस मामले में? वोटिंग के मामले में। हर कोई वोट दे सकता है और हर कोई वोट एक ही बार दाब सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मुकेश अंबानी का बेटा है तो 10 बार इसी से दाब देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो हर कोई क्या है आपस में इक्वल है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद दूसरा राइट हमारा फंडामेंटल है राइट टू, क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब हम रात में 12 बजे घूमना चाहेंगे रोड पे घूम सकते हैं, हम जो कपड़ा पहनना चाहें पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो खाना चाहें खा सकते हैं, जो लैंग्वेज बोलना चाहें बोल सकते हैं, जिस सिनेमा घर में जाके सिनेमा देखना है वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। मतलब कि जो हमको मन करेगा हम वो सब चीज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट। चलो तीसरा क्या है जरा बताओ? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। चलो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलो ये जरा हमको बताओ तो कोई क्या है, जरा बताओ हमको ये क्या है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि यदि आपके साथ गलत हो रहा है कुछ भी, जैसे बिना मतलब का आपको मारा जा रहा है,
आपको पीटा जा रहा है, तो हम क्या है, परेशान हैं, तो हम जाके उसका शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। यदि हमारा कोई गलत तरीके से यूज कर रहा है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइल्ड लेबर, है ना। चाइल्ड लेबर क्या है, यदि कोई बच्चा 14 साल की उम्र का है और यदि उससे जबरन काम करवाया जा रहा है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, उसको जेल हो सकता है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। मतलब कि आप 14 साल से नीचे वाले बच्चे को काम नहीं करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे साथ जो गलत होगा हम उसका शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। और क्या हो सकता है राइट टू फंडामेंटल राइट में, और क्या हो सकता है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, है ना। मतलब ये कि हम जो धर्म अपनाना चाहे वो हम अपना सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम जिसका पूजा करना चाहें कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। मतलब कि हाँ और भी राइट हो सकते हैं, और भी राइट है, लेकिन ये कुछ ऐसे राइट हैं जो कि लगभग हर किसी को मिलता ही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम अल्लाह का पूजा करना चाहे कर सकते हैं, हम ईसा मसीह का पूजा करना चाहे कर सकते हैं, हम हिंदू गॉडेस का पूजा करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। चलो इसके आगे और बताओ एक दो राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब ये हो गया, जैसे कल्चरल का मतलब क्या हो गया, हम जो कपड़ा पहनना चाहें पहन सकते हैं, हम जो पर्व त्यौहार मनाना चाहें मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एजुकेशनल का मतलब हो गया कि हम जो विषय पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई भी हमको रोक नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का मतलब ये हो गया कि हम जो पढ़ना चाहें हम पढ़ सकते हैं, और जो भी हम कल्चर फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम टोपी पहनना चाहें पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम टी शर्ट पहनना चाहें पहन सकते हैं, हम दुर्गा पूजा मना सकते हैं, हमारे पास राइट है। मेरा मन करेगा मनाएंगे, मेरा मन नहीं करेगा नहीं मनाएंगे। मतलब कि अपने कल्चर को फॉलो करने का पूरा पूरा अधिकार है हमारे पास, ठीक है। चलो एक और राइट होगा, क्या राइट है एक और, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये हो गया कि मान लो हमको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जैसे हमको इक्वालिटी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं मिल रहा है, कल्चरल और एजुकेशनल हमको राइट नहीं मिल रहा है, तो हम जाके अपने कोर्ट में इसको शिकायत कर सकते हैं। तब हमको कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट क्या कहेगा फिर, नहीं आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी वो सारा अधिकार मिलेगा जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। तो फंडामेंटल राइट में हमारे पास ऐसे कुछ राइट है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हर बच्चा पैदा होते ही उसको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। चलो इसके बाद है 1 2 3 4 हो गया, एक लास्ट है हमारे पास सेक्युलरिज्म, चौथा हो गया। पांचवा सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हो गया, सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया कि ऐसा देश जहां पे कि किसी एक कास्ट को या फिर एक रिलीजियन को या फिर एक धर्म को विशेषता नहीं दिया जाएगा, बल्कि वहां पे जो भी है सबको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया। इंडिया में जरा देखो, ईद भी मनता है, क्रिसमस भी मनता है, दुर्गा पूजा भी मनता है, लोहड़ी भी मनता है, हर चीज मनता है ना। मतलब क्या हो गया कि इंडिया में सेक्युलरिज्म पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को या फिर किसी एक पर्व त्यौहार को तो विशेषता नहीं दे रहा है ना, हर किसी को दे रहा है, हर किसी को राइट दे रहा है कि आपका जो पर्व त्यौहार है आप उसको मनाइए। मतलब क्या हो गया कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा देश जहाँ पे कि हर एक धर्म को फॉलो किया जाता हो, किसी एक धर्म को विशेषता ना दिया देकर बाकी हर धर्म को विशेषता, और मतलब कि हर किसी को इक्वल राइट
दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यही हो गया हमारा सेक्युलर, इसीलिए तो कहा जाता है इंडिया इज जो सेक्युलर कंट्री। बात समझ आ गया? मतलब क्या कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि आपको हर प्रकार के रिलीजन देखने को मिलेंगे और हर एक प्रकार के रिलीजन को अलग अलग राइट भी मिलेगा, बराबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? चलो, तो सेक्युलरिज्म का भी मतलब समझ में आ गया। अब ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे था एक की फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो। पांचों चीज समझ में आ गया है? चलो, फेडरलिज्म का मतलब था लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इसको हम लोग कहेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हम लोग अपने गवर्नमेंट को यदि बनाएंगे तो हम बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छा एक टर्म क्या, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब राइट टू वोट। जो बच्चा 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो गया है वो वोट दे सकता है, अपने लीडर को चुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद था सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहेगा, वो 3 बॉडी के हाथ में रहेगा। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर वो आदमी होते हैं जो कि नियम कानून को बनाते हैं, एग्जाम्पल हमारे नेताजी, MP, MLA, ये सब, CM, PM, ये सब हो गए। एग्जीक्यूटिव जो उस नियम कानून का पालन करवाएगा, पुलिस, IAS, IPS, DM, SDM, ADM, BDO, ये सब है ना। और जो उस नियम कानून को नहीं मानेगा उसको सजा देगा जुडिशियरी, यानी कि कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद था हमारा फंडामेंटल राइट। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है जो कि हर किसी को मिलता ही मिलता है। इंडिया में यदि आप जन्म लिए हैं तो ये आपको सब चीज़ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद था हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको हर धर्म को इम्पोर्टेंस इक्वल दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है। यदि हर प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, हर प्रकार के फेस्टिवल यहाँ पे हैं, तो बराबर इम्पोर्टेंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पूरा का पूरा आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर का पूरा ये डिस्कशन हो गया। कहीं पे कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया है? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो। चलो क्लास ओवर किया जाए। चलो क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं हम लोग आज।